जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। डेली करंट अफेयर्स श्रृंखला में आज हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ ज़रूरी बात कर लें। ज़रूरी बात यह है कि देखिए, आगामी 3-4 महीनों में कई हिंदी भाषी राज्यों की लोक सेवा आयोगों की परीक्षाएं हैं। ठीक है, तो समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लग गए हैं, तो आप भी अपनी तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है, और दूसरी बात यह कि अभी यूनिक एग्जाम्स पीसीएस प्लेटफॉर्म पे प्रभास सर के द्वारा बीपीएससी को टैकल करते हुए कुछ कोर्स लाए जा रहे हैं, कुछ कोर्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि जहां से प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक है। हम उन टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आगामी 2-3 दिनों के अंदर हम उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2023 को ध्यान में रखते हुए एक कोर्स लाने वाले हैं, बिल्कुल फ्री कोर्स लाने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, उससे जुड़िए और निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में लाभ होगा। चलिए, ये बात हो गई मुख्य बात जो आपको बतानी थी। दूसरी मुख्य बात यह है कि देखिए, सफलता पाने के लिए ना, मतलब हर किसी को दुनिया में, मैं हूं, आप हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, सबको कोई ना कोई कुर्बानी देनी होती है। तो या तो आप अपने नींद की कुर्बानी दीजिए या तो आप अपने कामयाबी की कुर्बानी दीजिए। ठीक है, तय आपको करना है कि आपको कुर्बान क्या करना है अपने हिस्से से। चलिए आगे शुरू करते हैं। करंट अफेयर श्रृंखला में हमारे पास प्रश्न क्या है। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया, वह किन 2 शहरों के मध्य चलेगी। चलिए विकल्प देख लेते हैं। सिकंदराबाद से विशाखापत्तनम, हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, नागपुर से बिलासपुर, चेन्नई से मैसूर। अगर इस प्रश्न की हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर सिकंदराबाद से विशाखापत्तनम है। अब हम 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में बात करेंगे और वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में बात करेंगे। ये जो 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसे पोंगल के अवसर पर, कब? पोंगल के अवसर पर इसे वर्चुअली हरी झंडी दिखाया गया प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा। अगर हम वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो मात्र 52 सेकंड में, कितनी देर में? मात्र 52 सेकंड में यह 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार को प्राप्त कर लेती है। और इसकी जो ओरिजिनल गति है, मैक्सिमम गति है, वह कितनी है? अगर हम इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें, मैक्सिमम स्पीड कितनी है? तो इसकी मैक्सिमम स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब वंदे भारत, अगर हम पहली वंदे भारत के बारे में बात कर ले, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, तो यह 15 फरवरी, कब? जो फर्स्ट वंदे भारत था, यह कब? 15 फरवरी 2019 को आरंभ किया गया था। 2019 को, 15 फरवरी 2019 को इसका शुभारंभ किया गया था। वाराणसी से नई दिल्ली तक की यात्रा करेगी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में यह कहा गया था कि अगले 3 सालों में हम क्या करेंगे? 400 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करेंगे। वंदे भारत ट्रेन के बारे में एक खास बात यह भी है कि इसमें एक स्वचालित इंजन होता है जो कि डीजल भी बचाता है और बिजली के उपयोग को 30% तक कम करता है। चलिए, 8वीं अभी लॉन्च हुई है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आरंभ किए गए सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन हमारे हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को बढ़ावा देना, सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण को बढ़ावा देना, सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना। उत्तर क्या है? इसका उत्तर है सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना। अब हम थोड़ा इस प्रोग्राम के बारे में इसी क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, ये सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज है, यह कहां चल रहा है? तो यह उत्तराखंड में यह चल रहा है। आगामी कब तक चलेगा? आगामी 3 मंथ तक यह चलेगा। इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। इसका उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह जी ने किया। और इसमें किया क्या जाएगा? तो इसमें
जो 18 से 30 आयु वर्ग के व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा, 18 से 30 आयु वर्ग के जो एज ग्रुप के जो व्यक्ति हैं, ऊंचाइयों पर, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उनके धीरज परीक्षण की जांच करी जाएगी, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है युवाओं को जीवन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और युवाओं में विकास को सक्षम बनाना, ये इसका उद्देश्य है। और उत्तराखंड में हो रहा है, इससे क्या होगा, उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। पर्यटन को, साहसिक पर्यटन को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। अगर हम बात करें कि इसका मतलब किस आधार पर, किस कार्यक्रम के आधार पे इसे मतलब इसकी संरचना बनाई गई है, स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो यूरोप की आयरन मैन ट्रायथलॉन, यूरोप में एक कार्यक्रम था जिसके द्वारा वह एक लंबी दूरी का ट्रायथलॉन है और उसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं का परीक्षण किया जाता है। तो उसी तर्ज पर यह कार्यक्रम सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज, यह कहाँ लॉन्च किया गया है, भारत के उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ माघी मेला पर्व का आयोजन हुआ। माघी मेला ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, पंजाब में, नई दिल्ली में। इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है विकल्प सी, पंजाब में। अब हम इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे, ठीक है, इसके बारे में देख लेंगे। ये नाम पर ध्यान दीजिएगा, माघी मेला, ठीक है, माघ मेला नहीं है, माघी मेला है। और गंगा सागर मेला कहाँ आयोजन होता है, ये भी हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग पढ़े पश्चिम बंगाल में, अभी हम लोगों ने पढ़ा था सागर द्वीप। अगर माघ मेला की बात आती तो ये कहाँ होता है, ये अपने उत्तर प्रदेश प्रयागराज में होता है। ये पंजाब में हुआ, कब हुआ, 14 जनवरी, ठीक, को मनाया गया। और सबसे खास बात है कि यह किस लिए मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक साल मनाया जाता है जनवरी माह में, जैसा कि अभी 14 जनवरी को मनाया गया। एक ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जनवरी माह हो गया। अगर हम लोग नानक शाही कैलेंडर की बात करें, किसकी बात, नानक शाही कैलेंडर की बात करें, तो नानक शाही कैलेंडर के माघ माह में यह मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, तो 1705 में एक युद्ध हुआ था, खिदराना का युद्ध, किसके बीच, गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक, और किसके बीच, मुगलों के बीच। तो इसमें गुरु गोविंद सिंह जी की ओर से लड़ते हुए 40 सिख सिपाहियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, 40 सिख सिपाहियों ने, ठीक है। तो इन्हीं 40 सिख सिपाहियों के स्मरण में ये माघी मेला पर्व का आयोजन किया जाता है। अच्छा, इसी युद्ध के बाद ये जो खिदराना में ये युद्ध हुआ था, खिदराना का युद्ध, ये जो खिदराना का युद्ध हुआ था, इसी के बाद खिदराना का नाम क्या कर दिया गया, खिदराना का नाम मुक्तसर या मुक्तिकुंड कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना, ठीक है, प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुजरात, सिक्किम, केरल, राजस्थान। अगर हम उत्तर देखें तो यह राजस्थान है, ठीक, राजस्थान। अब हम अंधता नियंत्रण नीति के बारे में कुछ बात करेंगे और उससे संबंधित राजस्थान के संदर्भ में कुछ बात करेंगे। अगर हम बात करें कि ये जो अंधता नियंत्रण नीति लागू करी गई है, यह किस उद्देश्य, किस विजन के साथ लागू करी गई है, तो राइट टू साइट विजन, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ इसको लागू करी गई है। अगर हम बात करें वर्ष 2020 में अगर हम बात करें अंधता प्रसार प्रतिशत की बात करें देश के संदर्भ में, ये बात हम कर रहे हैं, इंडिया में 2020 में, तो यह कितना था, 1.1% था अंधता प्रसार प्रतिशत। लेकिन राजस्थान इस राइट टू साइट विजन के द्वारा ये जो पॉलिसी लाई गई है, इसके अंतर्गत इसे कितना करना चाहता है, 0.3% करना चाहता है, ठीक।
और सबसे खास बात यह है कि राजस्थान में कुल दृष्टिबाधित लोगों की जो संख्या है वह कितनी है, लगभग 3 लाख से अधिक है, 3 लाख से अधिक है। ठीक है, तो ये कैसे पूर्ण किया जाएगा, ये पूर्ण किया जाएगा स्वयं सेवी संस्थाओं की मदद से, ठीक, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से, ट्रस्टों की मदद से, अस्पतालों की मदद से, ऐसे अन्य चैरिटेबल संस्थाओं या लोगों की मदद से इसको, इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा, 0.3 के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। इसी के तहत प्रत्येक सरकारी मेडिकल कॉलेज में, राजस्थान के प्रत्येक सरकारी मेडिकल कॉलेज में केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक संचालित किए जाएंगे, स्थापना की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में किसने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया। अगर हम बात करें विकल्पों की तो आर बानी गैब्रियल, अमांडा डुडामेल, एंड्रीना मार्टिनेज, दिविता राय। ठीक है, ये दिविता राय भारत की हैं। ठीक है, चलिए अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हमारा क्या है, आर बानी गैब्रियल। ठीक है, दिविता राय जी भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी 71वीं 71th मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में। ठीक है, 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में ये इंडिया के वो कर रही थी, प्रतिनिधित्व कर रही थी। अगर आर बानी गैब्रियल के बारे में बात की जाए तो ये पेशे से जो है ये मॉडल है, फैशन डिजाइनर है। अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस शहर में ये आयोजन हो रहा था, यूएसए में हो रहा था, न्यू ऑर्लियंस शहर में। और अगर बात करें कि कुल 84 दुनिया की, मतलब विश्व की 84, मतलब 84 प्रतिभागियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें आर बानी गैब्रियल ने यह खिताब अपने नाम किया। और अगर बात करें भारत के संदर्भ में तो भारत की 3 लोग अभी मतलब ये मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता या खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। वर्ष 2021 में भारत की हरनाज संधू ने, सुष्मिता सेन जी ने वर्ष 1994 में और लारा दत्ता जी ने 2000 में यह ताज अपने नाम किया था। ठीक है, 1952 में एक कपड़ा कंपनी है, 1952 में एक कपड़ा कंपनी है पैसिफिक मिल्स, उसके द्वारा ये मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता शुभारंभ किया गया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अपने। और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह कब से कब तक मनाया गया। 9 से 15 जनवरी 2023, 10 से 16 जनवरी 2023, 11 से 17 जनवरी 2023 या 12 से 18 जनवरी 2023। चलिए इसका उत्तर दीजिए, इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है 10 से 16 जनवरी 2023। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए अब स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह, स्टार्टअप इंडिया दिवस, तमाम इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो बात करेंगे कि यह किसके द्वारा मनाया जा रहा है, तो यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत मनाया जा रहा है 10 से 16 जनवरी। अभी हमने बात किया इसके बारे में। अगर हम बात करें 16 जनवरी की तो 16 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के जो भागीदार हैं या जो हितधारक हैं और भारत में जो उद्यमिता और नवाचार के जो के लिए जो जिम्मेदार संस्था है, उनके बीच सामंजस्य को बढ़ावा देना, उनके बीच समन्वय को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। अगर हम बात करें भारत विश्व में स्टार्टअप का मतलब कितना बड़ा इकोसिस्टम है, तो विश्व में भारत स्टार्टअप के दृष्टिकोण से तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। ठीक है, भारत में 108 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, 108 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स किसे कहते हैं, हम लोग इसके पहले चर्चा कर चुके हैं। स्टार्टअप इंडिया के बारे में बात कर लिए। ये सबसे पहली बार यह कब मनाया गया था, तो स्टार्टअप इंडिया अभियान का जो शुभारंभ किया गया था ये 2000 कब किया गया, 2016 में किया गया था। ठीक है, 2016 में 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया का शुभारंभ किया गया था। अगर हम बात करें स्टार्टअप इंडिया से ही रिलेटेड, एक अभी पोर्टल जारी किया गया, कौन सा पोर्टल, मार्ग पोर्टल।
ठीक। तो प्रश्न अगर आपसे पूछे कि मार्ग पोर्टल का संबंध किससे है, तो मार्ग पोर्टल का संबंध स्टार्टअप या नवाचारों से है, स्टार्टअप प्रोग्राम से है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, अगले प्रश्न पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि यूनिक एग्जाम्स IAS जो संस्था है वह एक यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए एक स्ट्रक्चर्ड क्रैश कोर्स लेकर आई है। कितने दिनों की? 90 दिनों की। और इस क्रैश कोर्स की जो सबसे बड़ी खासियत है, इसकी खासियत है यहाँ की फैकल्टीज का ऑलरेडी यूपीएससी CSC में सेलेक्टेड होना। ठीक है, चाहे जो भी सर हो, वो यहाँ की जो भी फैकल्टी हो, ऑलरेडी यूपीएससी CSC में सेलेक्टेड है। और इसका सबसे बड़ा लाभ आपको ये मिलेगा कि आपको ये पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। ठीक है, और बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। 90 दिनों का क्रैश कोर्स है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बाइलिंगुअल मोड में पढ़ाई कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं, आप उन नंबर्स पर फोन करके इस बैच के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारा नया बैच अभी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच के 53वें संस्करण के सम्मेलन का थीम क्या है? ठीक है, तो थीम से रिलेटेड प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसके विकल्प। कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड अर्थ, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड UN यूनाइटेड नेशंस, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड WEF मीन्स विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब इसके थीम की बात करें तो इसका थीम है कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड, सॉरी ये है कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, इसका थीम है विकल्प C ये। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, विश्व आर्थिक मंच के बारे में देख लेते हैं, इस संस्करण के बारे में देख लेते हैं। तो यह कहाँ हो रहा है? तो यह स्विट्जरलैंड के कहाँ? स्विट्जरलैंड में के दावोस में ये हो रहा है। 16 से लेकर 20 जनवरी तक यह हो रहा है। 16 से लेकर 20 जनवरी तक कुल 5 दिवसीय 5 डेज का यह कार्यक्रम है, यह सम्मेलन है। ठीक है, अब इसमें अगर भारत के प्रतिनिधित्व की बात करें तो अश्विनी वैष्णव जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, मनसुख मंडाविया जी, स्मृति ईरानी वगैरह लोग शामिल हो रहे हैं इसमें मुख्यमंत्री के रूप में। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और प्रमुख उद्योगपतियों में गौतम अडानी जी, उनके सहयोगी शामिल हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग विश्व आर्थिक मंच की बात करें, यहीं पर किसकी? विश्व आर्थिक मंच WEF की बात करें तो यह इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड में ही एक स्थान है कोलोग्नी, वहां पे इसका मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे जी है। अगर हम बात करें परीक्षाओं में यहीं पे विश्व आर्थिक मंच की बात हो रही है तो यहीं पे बता दें कि ये जो प्रमुख रिपोर्ट कौन से प्रस्तुत करते हैं, तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट और वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट इसी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी करी जाती है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। मुख्य बातें हो गई, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्रिकेट प्रेमियों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षार्थियों के भी दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में विराट कोहली ने किस दिग्गज खिलाड़ी को पीछे करके वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5वें खिलाड़ी बने? ठीक है, विकल्प देखते हैं। सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा, रिकी पोंटिंग, महेला जयवर्धने। तो इसका जो उत्तर है महेला जयवर्धने। इनको पीछे करके विराट कोहली 5वें स्थान पर आए हैं। ठीक है, अब 5वें स्थान पर आए हैं तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर कौन है हम ये देख लेते हैं। तो पहले स्थान पर ये सचिन तेंदुलकर जी हैं, दूसरे स्थान पर कुमार संगकारा जी हैं, तीसरे स्थान पर कौन है? रिकी पोंटिंग जी हैं और चौथे स्थान पर सनत जयसूर्या जी हैं। चलिए ठीक है, ये वनडे क्रिकेट में ये सबसे ज्यादा रन बनाने वाली है टॉप 5 खिलाड़ी हैं। चलिए आगे आते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा नवा प्रश्न है, हाल ही में देश का कौन सा जिला पहला संविधान साक्षर जिला बना? ठीक, देखते हैं विकल्प देखते हैं। कोल्लम, केरल,
मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद गुजरात, लेह लद्दाख। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर तो है कोल्लम केरल। ठीक है, और मिर्जापुर, चूंकि मैं मिर्जापुर का हूं इसलिए मैंने यहाँ पे एक गलत विकल्प रखा था, मिर्जापुर। चलिए, अभी मिर्जापुर के कारण मेरे साथ दिल्ली में क्या हुआ था मैं ये आपको बताऊंगा, लेकिन कब, अंतिम में बताऊंगा। चलिए अब देख लेते हैं कोल्लम के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं। ये जो पहला संविधान साक्षर जिला बना, अगर हम बात करें कि संविधान साक्षर जिला किस अभियान के तहत बना, तो वहां पे एक 7 महीने से एक अभियान चल रहा है, 7 महीने से एक अभियान चल रहा है, संविधान साक्षरता अभियान। उसके तहत, इसी अभियान के तहत क्या किया गया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, मतलब प्रस्तावना है, जो मौलिक अधिकार हैं, जो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो मूल सिद्धांत हैं, नागरिकों के लिए जो मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, उसके बारे में विस्तार से उनको जानकारी दी गई। अच्छा, इसके लिए शामिल किन्हें किया गया, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोल्लम जिले में कुल 7 लाख परिवार हैं। ठीक है, 7 लाख परिवार है कोल्लम जिले में, और प्रत्येक परिवार में जो 10 वर्ष से अधिक उम्र वर्ग का, आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं, उनको ये जानकारी दी गई। ठीक है, उनको ये जानकारी दी गई, तो 10 वर्ष से अधिक लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में जारी दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं की सूची में शाहरुख खान किस स्थान पर हैं। ठीक है, शाहरुख खान साहब किस स्थान पर हैं। प्रश्न देखते हैं, उत्तर देखते हैं, इसका विकल्प देखते हैं। प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर, तृतीय स्थान पर, चतुर्थ स्थान पर। ठीक है, अभी हाल ही में शाहरुख खान जी की एक फिल्म भी रिलीज हुई है, तो फिल्म के बारे में आप जाने न जाने, लेकिन इसके बारे में जरूर जाने, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, तो ये जो रिपोर्ट आया है, ये रिपोर्ट किसने जारी किया गया है, तो यह रिपोर्ट वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने यह जारी किया है। और इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर आप हमें बताएंगे, इसका उत्तर आप हमें बताएंगे, और हम आपको बताएंगे अब मिर्जापुर की वो घटना, मिर्जापुर से संबंधित वो घटना जो मेरे साथ दिल्ली में हुई। देखिए हुआ क्या कि जब कोविड के बाद मैं वापस दिल्ली शिफ्ट हुआ, तो जब यहाँ पे मैं रहने के लिए फ्लैट देखने गया, तो कई मकान मालिकों के यहाँ जाना होता है, चूंकि कौन देगा कौन नहीं देगा। तो जब मैं गया तो 2-4 लोगों के पास फ्लैट्स उस समय खाली थे, तो मैंने बताया कि मैं यहाँ का हूँ और मुझे फ्लैट चाहिए। क्या करते हैं, मैं ये करता हूँ। तो जब मैंने बताया कि मैं मिर्जापुर का रहने वाला हूँ, तो जो मकान मालिक थे वो आपस में, मतलब अपनी फैमिलीज़ के साथ वो इधर उधर देखने लगे, आपस में देखे और बोले कि हम शाम को आपको फ़ोन करके बताएंगे। ऐसा मेरे साथ 3-4 दिन तक लगातार हुआ, 3-4 बार। फिर अंततः मुझे करना क्या पड़ा, मुझे तब तक समझ में आ गया था कि इन लोगों ने मिर्जापुर वेब सीरीज़ देख रखी है, तो अंततः मुझे करना पड़ा कि मैंने अपने दोस्त के उस पर, मतलब दोस्त के उस पर लिया पते पर, अंततः मुझे रूम लेना पड़ा। ठीक है, तो चलिए, ये मिर्जापुर के बारे में ये कहानी थी, और हम लोग कल फिर मिलेंगे इसी समय कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, सर्दियों का मौसम है, बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।